हेलो एवरीवन। भौतिक भूगोल विषय में आज हम पढ़ेंगे महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन किसने किया था? वेगनर महोदय ने। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर। सर्वप्रथम सिद्धांत का उद्देश्य प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी के एक प्रसिद्ध जलवायुवेत्ता तथा भूशास्त्रवेत्ता थे। इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में किया था, लेकिन इसका विवेचन उन्होंने 1915 और 20 में किया। उनका उद्देश्य था महासागरों की तली यानी बॉटम तथा महाद्वीपों की स्थिरता की संकल्पना को गलत प्रमाणित करना, और इसी कारण से उन्होंने अपनी प्रतिस्थापना परिकल्पना का प्रतिपादन किया। वेगनर महोदय के सामने मूलभूत समस्या थी जलवायु संबंधी परिवर्तन। भूमंडल पर अनेक क्षेत्रों में ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनके आधार पर यह ज्ञात होता है कि एक ही स्थान पर जलवायु में समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों को दो रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है, यानी एक स्थान पर जलवायु में समय समय पर अनेक परिवर्तन। दो संभावनाएं हो सकती हैं। पहली संभावना स्थल भाग क्या रहे हो? स्थिर, यानी जो स्थल भाग थे वो स्थिर रहे हो और जलवायु कटिबंधों का क्या हुआ हो? स्थानांतरण हुआ हो। तो जिस कारण कभी शीत, कभी उष्ण, तो कभी शुष्क और कभी उष्ण आर्द्र जलवायु का आगमन हुआ होगा, परंतु ऐसे स्थानांतरण के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिले। यानी इस संभावना को उन्होंने क्या कर दिया? खारिज कर दिया कि जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ होगा। दूसरी संभावना क्या थी? कि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हों और स्थल भागों का क्या हुआ हो? स्थानांतरण हुआ। वेगनर महोदय ने स्थल के स्थायित्व को पूर्णतः क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। यानी उन्होंने माना कि जो स्थल भाग हैं वो स्थायी नहीं है, उनका क्या होता है? स्थानांतरण होता है, तथा इसीलिए उन्होंने स्थल भागों के स्थानांतरण और प्रवाह में क्या किया? विश्वास किया। सिद्धांत वेगनर महोदय ने पूर्व जलवायु शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भूशास्त्र तथा भूगर्भ शास्त्र के प्रमाणों के आधार पर ये मान लिया कि जो कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक ही स्थल के रूप में संलग्न थे। यानी वर्तमान में जो सभी स्थल है वो सभी क्या हुए थे? मिले हुए थे, और इस स्थल पिंड को उन्होंने नाम दिया पैंजिया। क्या नाम दिया? पैंजिया। इस पैंजिया पर छोटे छोटे आंतरिक सागरों का क्या था? विस्तार था, तथा इस पैंजिया के चारों ओर क्या था? एक विशाल जल भाग, एक विशाल जल राशि थी जिसे उन्होंने नाम दिया पैंथालसा। इस पैंजिया का जो उत्तरी भाग था वो उसको नाम दिया लारेशिया। इसके अंदर लारेशिया में सम्मिलित थे उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया का ज्यादातर भाग, तथा जो दक्षिणी भाग है वो क्या कहलाता था? गोंडवाना लैंड। इसके अंदर दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका सम्मिलित थे। तो पैंजिया का उत्तरी भाग लॉरेशिया तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। इस पैंजिया में भी उन्होंने 3 परतें मानी। ऊपरी परत सियाल की, मध्यवर्ती जो भाग था वो सीमा तथा केंद्रीय जो भाग था वो निफे का बना माना गया। सियाल जो थी जिससे कि क्या बनते हैं? महाद्वीपीय भाग बनते हैं, बिना किसी रुकावट के सीमा पर तैर रहा था। उन्होंने ये
माना। तो उसके बाद कार्बोनिफेरस युग में जो दक्षिणी ध्रुव था, जो दक्षिणी ध्रुव था वो अफ्रीका में डरबन यानी नैटाल के पास पेंजिया के मध्य भाग में था। आगे चलकर इस पेंजिया का क्या हुआ, विभंजन यानी विभाजन हुआ तथा स्थल भाग एक दूसरे से क्या हो गई, अलग हो गए। परिणाम स्वरूप महासागर तथा महाद्वीपों का वर्तमान रूप प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने सिद्धांत के पक्ष में कुछ क्या दिए हैं, प्रमाण दिए हैं। जैसे वेगनर महोदय के अनुसार आंध्र महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक एक रूपता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, भौगोलिक एक रूपता। दोनों तटों को इसी प्रकार से मिलाया जा सकता है जैसे यदि अपन किसी वस्तु के दो टुकड़े कर दें और उनको वापस मिलाया जाए, उसी प्रकार उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को यूरोप के पश्चिमी तट से, उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तट है उसको यूरोप के पश्चिमी तट से तथा दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट को अफ्रीका के पश्चिमी तट से मिलाया जा सकता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि कभी ये महाद्वीप स्थल भाग आपस में मिले हुए थे। भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर जो आंध्र महासागर है उसके दोनों तटों की जो कैलेडोनियन पर्वत हलचल है तथा हर्षिनियन जो पर्वत क्रम है उनमें क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। आंध्र महासागर के दोनों तटों की जो भूवैज्ञानिक संरचना है उनमें भी समानता दिखाई देती है। आंध्र महासागर के दोनों तटों पर चट्टानों में पाए जाने वाले जीवावशेष यानी जो फॉसिल्स होते हैं तथा जो वनस्पतियों के अवशेष हैं उनमें भी क्या पाई जाती है, पर्याप्त समानता पाई जाती है। भूगणितीय प्रमाणों के आधार पर यह बताया गया कि जो ग्रीनलैंड द्वीप है वो निरंतर 20 मीटर प्रति वर्ष पश्चिम की ओर सरक रहा है। अगला प्रमाण उन्होंने बताया कि स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले लेमिंग नामक छोटे छोटे जंतु अधिक संख्या में हो जाने पर पश्चिम की ओर भागते हैं। कोई लेमिंग जंतु हैं, वो जब उनकी संख्या क्या हो जाती है, अधिक, तो किस तरफ, पश्चिम की ओर भागते हैं। परंतु आगे उनको स्थल भाग न मिलने के कारण वो सागर में क्या हो जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं। इससे ये प्रमाणित होता है कि अतीत काल में जब स्थल भाग मिले हुए थे तो ये जंतु पश्चिम की ओर जाया करते थे। क्योंकि अब वहां पर स्थल भाग नहीं है इसलिए वो क्या होते हैं, जलमग्न हो जाते हैं। अगला जो प्रमाण है उन्होंने दिया, ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति का भारत, दक्षिण अफ्रीका, फॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में पाया जाना ये प्रमाणित करता है कि ये स्थल भाग कभी मिले हुए थे। अगला प्रमाण, कार्बोनिफेरस युग के हिमानीकरण के प्रभाव, यानी जब कार्बोनिफेरस युग में पूरे स्थल भाग में हिम का प्रभाव था तो ये प्रभाव ब्राजील, फॉकलैंड, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत तथा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाना तभी संभव हो सकता है जबकि सभी स्थल भाग एक रहे हों। तो ये उन्होंने कुछ प्रमाण दिए जिनके आधार पर उन्होंने स्थल भागों का प्रभाव बताया।
उसके बाद प्रवाह संबंधी बल, यानी ये जो स्थल भागों का प्रवाह हुआ वो किस बल के कारण से हुआ। वेगनर महोदय के अनुसार जब पेंजिया में विभाजन हुआ तो उसमें दो दिशा में प्रवाह हुआ। पहला था उत्तर की ओर या भूमध्य रेखा की ओर और दूसरा पश्चिम की ओर। दो दिशाओं में हुआ, उत्तर या भूमध्य रेखा की ओर और पश्चिम की ओर। और ये जो प्रवाह है दो प्रकार के बलों के कारण संभव हुआ। पहला जो बल था भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह, किसके कारण हुआ? गुरुत्व बल तथा प्लवनशीलता के बल के कारण हुआ। महाद्वीप सियाल का बना हुआ है तथा ये क्या है? सीमा से कम घनत्व वाला है, अतः सियाल सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा है। तो पहला यानी प्रथम जो प्रभाव हुआ भूमध्य रेखा की ओर वो किसके कारण हुआ? गुरुत्व बल और प्लवनशीलता के बल के कारण। महाद्वीपों का पश्चिमी दिशा की ओर प्रवाह, पश्चिम दिशा की ओर जो प्रवाह है वो किसके कारण हुआ? सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण माना गया। सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। ज्वारीय रगड़ पृथ्वी के भ्रमण पर रोक यानी ब्रेक लगाने का काम करती है। इस कारण महाद्वीप भाग पीछे छूट जाते हैं तथा स्थल भाग पश्चिम की ओर प्रभावित हो गई। उसके बाद महाद्वीपों का वास्तविक प्रवाह। पेंजिया का विभाजन कौन से युग में शुरू हुआ? कार्बोनिफेरस युग में। गुरुत्व तथा प्लवनशीलता के बल के कारण पेंजिया का दो भागों में विभाजन हो गया। उत्तरी भाग लॉरेशिया कहलाया, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। बीच का भाग टेथीज सागर के रूप में बदल गया और इसे ही क्या कहते हैं? टेथीज का खुलना कहा जाता है। जुरेसिक युग में गोंडवाना लैंड का भी क्या हो गया? विभाजन हो गया तथा ज्वारीय बल के कारण प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड से अलग होकर प्रभावित हो गई। इसी समय उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका ज्वारीय बल के कारण पश्चिम की ओर प्रभावित हो गई। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर प्रभावित होने के कारण हिंद महासागर का निर्माण हुआ। दोनों अमेरिका पश्चिम की ओर प्रभावित हुए, इसके कारण आंध्र महासागर का निर्माण हुआ। आर्कटिक सागर तथा उत्तरी ध्रुव सागर का निर्माण महाद्वीपों के उत्तरी ध्रुव से हटने के कारण हुआ। पैंथालासा पर कई दिशाओं से महाद्वीपों का क्या हुआ? अतिक्रमण हुआ। उसके कारण वो क्या हो गया? संकुचित हो गया तथा उसका जो अवशिष्ट भाग था, किसका? पैंथालासा का जो अवशिष्ट भाग था वो क्या बना? प्रशांत महासागर बना। इस तरह स्थल तथा जल का जो वर्तमान रूप है वो प्लायोसीन युग तक पूर्ण हो गया। वेगनर महोदय ने पर्वतों का जो निर्माण है उसको भी अपने सिद्धांत के द्वारा समझाने की कोशिश की। उन्होंने बताया महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के सहारे वेगनर महोदय ने वलित पर्वतों की, फोल्डेड जो माउंटेन होते हैं, उनकी उत्पत्ति की समस्या को भी सुलझाने का प्रयास किया। जब उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित हो रहे थे तो सीमा द्वारा रुकावट के कारण इन महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे क्या हो गए? वलित हो गए, जिस कारण रॉकीज तथा एंडीज पर्वतों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। इसी तरह यूरेशिया, अफ्रीका
तथा प्रायद्वीपीय भारत के भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होने तथा एक दूसरे की ओर सरकने के कारण टैथिस भूसन्नति में मोड़ यानी वलन पड़े, जिसके कारण टर्शरी युग के अल्पाइन पर्वत श्रेणियों की रचना हुई। तो इस प्रकार से उन्होंने पर्वतों के जो निर्माण है उससे संबंधित तथा साथ ही समुद्र द्वीपीय चाप यानी आइलैंड आर्च की उत्पत्ति को भी बताया। उन्होंने बताया कि समुद्र द्वीपीय चाप तथा तोरण की उत्पत्ति का कारण महाद्वीपों की प्रवाह गति में शिथिलता होना बताया। उसके बाद सिद्धांत का मूल्यांकन। वेगनर महोदय का प्रारंभिक जो उद्देश्य था वो था अतीत काल में हुए जलवायु संबंधी परिवर्तनों का समाधान करना, लेकिन जैसे जैसे समस्याएं बढ़ी सिद्धांत भी क्या हुआ, आगे बढ़ता गया। परिणाम स्वरूप वेगनर महोदय बीच बीच में कई गलतियां कर बैठे, यहाँ तक कि उन्होंने कई परस्पर विरोधी बातें भी कह गए। वेगनर महोदय के सिद्धांत में निम्न दोष या कमियां पाई जाती हैं, जैसे वेगनर महोदय द्वारा प्रयुक्त बल महाद्वीपों के प्रवाह के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। चंद्रमा तथा सूर्य के ज्वारीय बल से महाद्वीपों में पश्चिमी दिशा की ओर प्रवाह तभी हो सकता है जब ये वर्तमान ज्वारीय बल से 90 अरब गुना अधिक हो, और ऐसा संभव नहीं था। यदि इतना बल महाद्वीपों के प्रवाह के समय रहा होता तो पृथ्वी का जो परिभ्रमण है एक ही वर्ष में क्या हो गया होता, बंद हो गया होता। इसी तरह गुरुत्व बल के कारण महाद्वीपों में प्रवाह नहीं हो सकता, बल्कि गुरुत्व बल के कारण या उसके प्रभाव से स्थल भाग आपस में मिलते। वेगनर महोदय ने कई परस्पर विरोधी बातें बताई। प्रारंभ में उन्होंने बताया था कि सियाल सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि सीमा से सियाल पर रुकावट आई, जिसके कारण वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। आंध्र महासागर के जो दोनों तट हैं वो पूर्णतया नहीं मिलाए जा सकते। दोनों तटों की भूगर्भिक बनावट हर जगह मेल नहीं खाती। वेगनर महोदय ने महाद्वीपों की प्रवाह की दिशा तथा तिथि पर अच्छी तरह प्रकाश नहीं डाला। कार्बोनिफेरस युग से पहले पेंजिया किस बल द्वारा स्थिर रहा, ये उन्होंने नहीं बताया। तो ये था वेगनर महोदय का महाद्वीप के प्रवाह सिद्धांत।